हमने डिस्कस किया था कोवलेंट रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस, ये किया था आपने, बोलो, है ना? ये कल हम कर चुके हैं, बोलो। आज अपन आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है? आज अपन बात करते हैं आयोनिक रेडियस की। आज अपन बात करते हैं आयोनिक रेडियस की, ठीक है? तो आयोनिक रेडियस की कैसे क्या है एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। सबसे पहले बताओ, आयन अगर बात करें अपन, तो आयन कितने टाइप के, आयन कितने टाइप के होते हैं? कितने? दो टाइप के होते हैं बच्चों, ठीक है। अब सबसे, अगर मैं केटाइन और एनाइन दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करता हूं, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन लेते हैं रेडियस ऑफ केटाइन। इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान देंगे तो बहुत आराम समझ में आएगा। चलिए एक बात बताइए, देखो बच्चों, ये सोडियम है और ये Na+ है बच्चों। बताइए, जब सोडियम से सोडियम +1 बनाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा क्या? इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा बच्चों। अब एक चीज बताइए, देखो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11 है, तो ये प्रोटॉन 11 है, हैवी है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। इसमें कितने हैं? 10 है कि नहीं है? इतना सबको समझ में आया? ये सबको पता है बच्चों? एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है? इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन रखता है बच्चों, न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस में बोले तो प्रोटॉन बोल सकते हैं अपन, बोलते हैं। एक बात बताओ, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए, है ना, 11 प्रोटॉन है ना, और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए 11 प्रोटॉन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए मेरे पास 10 आइसक्रीम है और 5 बंदे हैं। 10 आइसक्रीम है और 5 जने मेरे पास खड़े हैं, तो हर एक बंदे को कितनी आइसक्रीम मिल जाएगी बताओ? 2 मिल जाएगी, मिलेगी बच्चों? अब सुनिए, ध्यान दीजिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन कैसे? देखो, हम क्या कह रहे हैं, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही प्रोटॉन हुआ फिर। ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या? अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ ये आया, बोलो सही है, तो ये आया 1 और ये 1.1। कहां पर ज्यादा प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन है? कहां पर ज्यादा प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन है? सेकेंड केस में Na+। तो मुझे बताओ, जहां प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा क्या? यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा क्या बच्चों? अट्रैक्शन अगर ज्यादा लगेगा तो साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, साइज विल रिड्यूस, छोटा हो जाएगा बच्चों। तो एक बात बताओ, Na और Na+ में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? Na और Na+ में साइज बोलो, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? Na और Na+ में बोलो, बोल सकते हैं? ये साइज समझ में आया? सबको क्लियर है? एक चीज और देखो, एक तो क्या हुआ कि जेड इफेक्टिव बढ़ गया, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर, ये जो रेशियो है ना, इसको भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? बात समझ आ गई? तो अपन ऐसा कह सकते हैं
कि जब सोडियम से सोडियम +1 बना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज राइज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज राइज हो गया तो बोलो क्या होगा, बोलो साइज डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बताओ, सोडियम को आपने कभी ऐसा लिखा 281 और इसको आपने कभी ऐसा लिखा, ये ऐसा लिखा आपने? बताओ इसमें अभी कितने ऑर्बिट दिख रहे हैं, इसमें कितने ऑर्बिट दिख रहे हैं, इसमें कितने ऑर्बिट दिख रहे हैं 3, इसमें कितने दिख रहे हैं 2। तो ध्यान दीजिए कई बार तो क्या होता है कि जब केटाइन बनता है तो एक ऑर्बिट कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया। देखो यहाँ 3 ऑर्बिट थे, यहाँ 2 ऑर्बिट है, तो ज्यादा ऑर्बिट तो साइज बड़ा होगा ना बच्चों, ज्यादा ऑर्बिट तो साइज बड़ा होगा। बोलो ये बात समझ में आई आपको? समझ में आया? अच्छा आप देखो एक मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था, Z इफेक्टिव इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा, पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था। Z तो क्या होता है, Z तो क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में क्या है, इक्वल है, इक्वल है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है बच्चों। अब देखो ये सिग्मा किस कारण आता है, सिग्मा किस कारण आता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाया था हमने, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा आएगा बच्चों, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोलो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या होगा, मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी सिग्मा ज्यादा होगा, सिग्मा ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा ना। यहाँ सिग्मा इस केस में कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है। वापस सुनो देखो, Z माइनस, Z तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहा है, तो Z तो नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में इक्वल है, इधर इलेक्ट्रॉन 11 इधर 10 है। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे सिग्मा ज्यादा आता है, सिग्मा जितना ज्यादा आएगा जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं ये बोलूं Mg+1 Mg+2, ठीक है, Mg+1 Mg+2, तो इसमें प्रोटॉन देखो 12 12 12, इलेक्ट्रॉन देखो 12 11 और 10। बताओ बच्चों अगर अपन इस तरफ है ना, अगर अपन इस तरफ जाएं तो बोलो क्या होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज या इंक्रीज, जेड इफेक्टिव डिक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है क्या? देखो आप जेड इफेक्टिव ऐसे निकाल सकते हो, प्रोटॉन अपॉन 12 अपॉन 12 12 अपॉन 11 एंड 12 अपॉन 10, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या बच्चों? अच्छा इसको आप इससे भी समझ सकते हो, देखो Z सब में क्या है, इक्वल है, Z इक्वल है सब में 12 12 12, बोलो Z सब में इक्वल दिख रहा है आपको, दिख रहा है बच्चों? अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ सबसे ज्यादा है तो सिग्मा की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, सिग्मा की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, तो जितना ज्यादा माइनस करोगे जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे, बोलो इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे, ठीक है, सिग्मा उतना ही कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो बोलो साइज का ऑर्डर क्या आएगा, साइज का ऑर्डर क्या आएगा, Mg Mg+1 Mg+2, क्या ये सही है? बेटा मैंने कल भी बोला था कि जिसको पीरियोडिक टेबल समझ में आ रहा है नए बच्चों में, ठीक है ना, वो तो क्लास अटेंड करे, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। कोठारी जी कल बात मैंने ये बोली थी, आप में से जो भी बच्चा नया है अगर पीरियोडिक आपको समझ में आ रहा है तो अटेंड करे, नहीं तो छोड़ दें, मैं वापस मॉर्निंग वाले बेच में कराऊंगा। माधुरी कोठारी सुन रहे हैं आप? सुन लो बच्चों, आप में से जो भी बच्चा नया है अगर आपको पीरियोडिक समझ में आ रहा है तो ज्वाइन करो क्लास, नहीं समझ में आ रहा है
ठीक है, तो वो आराम से क्लास को लेफ्ट कर सकता है। मॉर्निंग में नया बैच स्टार्ट इसीलिए किया है ताकि उसमें करवाया जा सके आपको, ठीक है ना। हाँ भैया, अब बताओ, अगर मैं बोलूं AL +1, AL +2, AL +3, बताइए इसमें सबसे छोटा साइज किसका होगा? विच विल बी स्मॉलर? ठीक है। अच्छा, SN +2, SN +4, बताओ इसमें, बताओ सबसे लार्जर कौन होगा? इसमें सबसे लार्ज SN होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, PB +2, PB +4, विच विल बी स्मॉलर? स्मॉलर बताइए अब, PB +4। क्या ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? देखो बहुत सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है कि जब आप केटाइन बनाते हो तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से जेड इफेक्टिव राइज होता है और कई बार एक पूरा ऑर्बिट एलिमिनेट हो जाता है। तो जब ऑर्बिट एलिमिनेट ही हो जाएगा तो साइज छोटा होगा कि नहीं होगा बच्चों? साइज रिड्यूस होगा। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? मैं ऐसा कह सकता हूँ बच्चों कि साइज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो, ऐसा बोल सकता हूँ? साइज पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, साइज उतना ही कम हो जाएगा। ये सबको समझ में आया? ठीक, चलिए। तो ये तो रेडियस ऑफ केटाइन। अब अपन बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ। अच्छा बच्चों, ये नोट्स शायद आपको सेंड नहीं किए थे, मैं कल सेंड कर दूंगा आपको सबको, है ना। वो दिमाग से निकल गया, मुझे लगा कि मैंने सेंड कर रखे, कल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आप अभी समझने पे ध्यान दो। रेडियस ऑफ एनाइन। अच्छा बच्चों, एनाइन कैसे बनता है? एनाइन कैसे बनेगा? बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे सोचो, देखो देखो, एनाइन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है। तो आप बताओ, जब परिवार में एक्स्ट्रा मेंबर आएगा तो उस परिवार का साइज, उस फैमिली का साइज बढ़ेगा या घटेगा? एक फैमिली में 10 मेंबर थे, 2 मेंबर और आ गए, तो साइज उस फैमिली का क्या होगा? इंक्रीज होगा, होगा ना। अच्छा, हम जब केटाइन बनाते तो इलेक्ट्रॉन हटाते हैं ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन हटाते हैं। तो मान लीजिए 10 मेंबर्स की एक फैमिली थी, 3 मेंबर चले गए, तो फैमिली का साइज अब क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना। बस इतना से ध्यान रख लो, ये ऐसे समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, चलो, जैसे ये n है, n-1, n-2 और n-3 है बच्चों। देखो, अगर आप इसमें प्रोटॉन देखो, 7 7 7, बात इलेक्ट्रॉन की करें, 7 8 9 10 है बच्चों। अब बताओ, अगर आपको z इफेक्टिव निकालना है, 7/7, 7/8, 7/9 एंड 7/10, मतलब इधर जाने पर z इफेक्टिव क्या हो रहा है? z इफेक्टिव क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है क्या? सबको क्लियर हुआ ये? देखो बहुत सिंपल सी बात बोली है मैंने कि हुआ क्या, देखो प्रोटॉन तो कांस्टेंट है, प्रोटॉन तो कांस्टेंट है बच्चों, बोलो प्रोटॉन कांस्टेंट है क्या? लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइज कर रहे हैं। तो आप देखो, यहां रेशियो कितना आया? 1, और यहां कितना आया? 0.7, डिक्रीज कर रहा है। यहां 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ 7 ही प्रोटॉन है, तो कम है ना प्रोटॉन, अट्रैक्शन कम लगेगा ना, अट्रैक्शन कम लगेगा बच्चों। और यहां देखो, यहां 7 के लिए 7 है, समझ में आ गया? एक बात ऐसे सोचो, देखो आप कहीं पार्टी में गए, आपको वहां पे अटेंड करने वाले मान लीजिए 4-5 जने हो, ठीक है ना। आपने कुछ भी मंगाया कि साहब हमें ये चीज चाहिए, पटाख आ जाता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा अटेंडेंट आपके पास होंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, आएगा। और एक आधे बंदा हो
और वो बार बार आवाज देना पड़ता है कि अरे तू गया कहाँ, वापिस इधर आ। तो जितने ज्यादा अटेंडेंट होंगे आप उतनी ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। बोलो ठीक है ना? तो ये समझ में आया? अच्छा अब देखो, अगर मैं जेड इफेक्टिव से समझाने की कोशिश करूं इस तरह से फॉर्मूले से, इस बार बताओ जेड तो सब में क्या है? जेड तो सब में क्या है? कांस्टेंट है। सिग्मा क्या हो रहा है इस बार? सिग्मा क्या हो रहा है इस बार? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है, बस सिंपल सी बात समझ लो आप। तो सिग्मा क्या हो रहा है? इंक्रीज करेगा। तो सिग्मा इंक्रीज करेगा तो बोलो जेड क्या होता जाएगा? जेड क्या होता जाएगा? इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता जाएगा। जेड इफेक्टिव अगर डिक्रीज करता गया तो साइज क्या होता जाएगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा पक्का। वैसे भी सोचो, देखो इस परिवार में 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बड़ा परिवार ये है, बड़ी फैमिली ये है, तो साइज का बड़ा होगा, है ना? तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। सही है बच्चों? जैसे मैंने लिखा O, O माइनस 1, O माइनस 2। मैंने लिखा S, S माइनस 1, S माइनस 2। मैंने लिखा S हो गया P माइनस 3, P माइनस 2, P माइनस 1 और P। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? तो बोलो n माइनस 3 सबसे बड़ा है इसमें, है बच्चों? इस सीरीज में O माइनस 2 सबसे बड़ा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। ये सबको क्लियर हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है बच्चों? नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है। कर रहा है क्या? बोलो, आ गया समझ में? चलिए अब एक चीज बताइए मेरे को, देखो बच्चों समझना, मैं ऐसा कह सकता हूं साइज ऑफ केटायन, ठीक है, लेस देन साइज ऑफ न्यूट्रल एटम। क्या ऐसा लिख सकते हैं? साइज ऑफ केटायन इज लेस देन साइज ऑफ न्यूट्रल एटम, लिख सकते हैं। हाँ भैया देखो सुनो, इसका रीजन समझ में आया आपको? रीजन क्या हुआ? रीजन ये हो गया, अपन ऐसा बोल सकते हैं विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, है ना? क्या होगा? Z इफेक्टिव इंक्रीजेज। ये बात सही लिखी है मैंने, विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज Z इफेक्टिव इंक्रीजेज। और अपन ऐसा भी कह सकते हैं sometime an orbit is completely eliminated। ये भी सही लिखा है क्या मैंने? ये दोनों सही है। अच्छा अब मैं ये लिख सकता हूं क्या? ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? ठीक है, तो बताओ एनाइन का साइज क्यों बड़ा होता है? ये तो हो गया रीजन फॉर केटाइन। अब रीजन फॉर एनाइन, इसमें तो सिर्फ एक रीजन बताएंगे कि विद द इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज Z इफेक्टिव डिक्रीजेस। ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों?
बोलो समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो एक बार बताओ, i प्लस आई और i माइनस वन, बताइए इसमें साइज सबसे बड़ा किसका होगा? किसका होगा? i माइनस का होगा? होगा बच्चों? अच्छा बताओ, o प्लस, ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, क्लियर है सबको? ये चीजें समझ में आ गई? ये बच्चों काम का है, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, साइज ऑफ केटाइन, ठीक है, साइज ऑफ न्यूट्रल एटम एंड साइज ऑफ एनायन। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, ठीक है, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि साइज जो है वो नेगेटिव चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो ये बात सही है क्या? ये मैंने सही लिखा? ठीक है, अब देखो बच्चों एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना। जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि which compound has smallest size of मैग्नीज, मैग्नीज का सबसे स्मॉलेस्ट साइज बताना है। तो मैंने लिखा MnO, Mn2O3, MnO2 और Mn2O7, ठीक है। अब हमें इसमें एक्सप्लेन करना है बच्चों, कैसे करोगे? अब में से कौन बताएगा बच्चों, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ। ऑक्सीजन की -2 होती है, सबको पता है, वेरी गुड। देखो बच्चों सुनो, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, और इधर 7 ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चों? इतना समझ में आ गया? एक ऑक्सीजन बाहर रख दी, 3, 2 और सबको रख दिया। अब बताओ, अगर ऑक्सीजन पे -2 है तो मैग्नीज में क्या होगा? मैग्नीज में क्या होगा बच्चों? नेट चार्ज 0 करने के लिए +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे, ठीक है। अब बताइए इधर ओवरऑल कितना चार्ज है? ये कितना चार्ज दिख रहा है? -6, ठीक है। तो इधर अगर -6 दिख रहा है तो मैग्नीज में क्या दिखना चाहिए? +6। लेकिन मैग्नीज है कितने? मैग्नीज है कितने? 2। तो 2 पे +6, तो 1 पे कितना हुआ? +3 हो गया? हो गया बच्चों? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये सही लिखा? बोलो, ये सही लिखा मैंने? ठीक है, अब बताओ, ये बताओ ये कितना चार्ज है? -4। तो मैग्नीज में बताओ, +4 हो गया, +4 हो गया। अब बताओ यहां बताओ कितना चार्ज है? टोटल 14 है बच्चों, तो टोटल 14 है माइनस का, तो हमें क्या करना है? +14 करना है। कितने मैग्नीज बताओ? तो एक मैग्नीज +7 आएगा। आ गया समझ में? अब बताओ किस मैग्नीज पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम है? डी में। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो साइज में उतना ही
बोलो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया ये? तो ये बताओ, बताओ भाई, विच कंपाउंड हैज लार्जेस्ट साइज ऑफ क्रोमियम? लार्जेस्ट पूछा मैंने, सबको क्लियर है? बोलो क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे अब आप, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन। साइज इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में से। आप बताओ पहले, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? आज मॉर्निंग की क्लास में पढ़ाया था मैंने, बोलो। आइसो का मतलब सिमिलर, इलेक्ट्रॉन है, हम क्या बोलेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, एक सीरीज लेते हैं अपन। ये सीरीज ली मैंने, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? चलिए बताइए, इनमें प्रोटॉन बताओ, सारों में प्रोटॉन बताओ। देखो इसमें 7, 8, 9, ये ध्यान में मैंने नियॉन नहीं लिखा है। अच्छा इलेक्ट्रॉन बताओ कितने? ठीक है, इस सीरीज में अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो जेड इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? जेड इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ेगा? जेड इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ेगा? अरुणा गलत बोल रही है। देखो सुनो बच्चों, ध्यान दो, जेड कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है, प्रोटॉन राइज कर रहे हैं। देखो जेड तो राइज कर रहा है, ठीक है, बट सिग्मा जो है वो कांस्टेंट है। सिग्मा किस पर डिपेंड करता है? सिग्मा किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई। अब ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज राइज हो रही है। जैसे सपोज मैं बोलता हूं कि मैंने मान लीजिए एक बार सिग्मा ऐसे ही मान लिया कि 2 है, फिर 10 माइनस 2, 11 माइनस 2, 12 माइनस 2, 13 माइनस 2। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है, राइज कर रही है ना जेड इफेक्टिव की। देखो आप, जेड इफेक्टिव राइज करेगा, जेड इफेक्टिव राइज करेगा तो साइज क्या होगा? जेड इफेक्टिव राइज करेगा तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अच्छा इसको ऐसे निकाल लो, देखो आप, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो अपन इस कंडीशन निकाल सकते हैं। देखिए जेड इफेक्टिव जेड बाई ई, वही
पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चेक करते हैं। देखो 7/10, 8/10 ऐसा लिख सकता हूं मैं। आप बताओ, ये वैल्यू आ रही है 0.7 और ये आ रही है 1.3, पक्का? बताओ कहाँ जेड इफेक्टिव ज्यादा है? देखो यहाँ 1.3 आ रहा है और यहाँ सिर्फ 0.7 आ रहा है, तो जेड इफेक्टिव सबसे कम है, यहाँ जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है। बोलो सबसे लार्जर साइज किसका होगा? लार्जेस्ट इन साइज, बताओ भाई। ये हो गया। अरे साइज सबसे बड़ा बताना था, ये होगा। देखो इसको ऐसे ध्यान रख लो आप, अगर समझ नहीं आ रहा ना, आप मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज कब आता है? नेगेटिव चार्ज कब आता है? बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन में हमने 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो इसकी फैमिली को हमने ज्यादा बड़ा किया। देखो इसकी फैमिली को हमने थोड़ा कम बड़ा किया। किसी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, मान लीजिए 5 मेंबर्स और आ गए, तो फैमिली का साइज बढ़ेगा ना बच्चों? बोलो समझ में आया? अरे बात दिमाग में बैठी क्या? तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना ही छोटा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना ही बड़ा। ये सबको समझ में आया? चलिए अब बताइए मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल जो आपके नीट में आया हुआ है। बताओ इस सीरीज में, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, बताओ इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? हो जाएगा, वेरी गुड। कर लेंगे आप इसमें क्वेश्चन? हम बोलो कर लोगे? सबको क्लियर है? सबको क्लियर? ये वाला फंडा लगा लिया करो, अगर आपको वो फॉर्मूले से नहीं पता लग रहा है तो आप क्या करो, पर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन चेक कर लिया करो, सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं। चलिए बच्चों ध्यान है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नीट में तो डेफिनेट आता है। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। चलो बताओ, जेड इफेक्टिव और एटॉमिक रेडियस क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बताओ भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? देखो बच्चों एक बात सुनो सिंपल सी, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस की वो पावर जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करती हो, खींचती हो, अट्रैक्ट करती हो, ये होता है। बोलो अब जितना ज्यादा ये पावर अपना बढ़ाएगी तो साइज उतना ही क्या हो जाएगा? साइज क्या होगा बच्चों? पावर जितना ज्यादा लगाएगी ये न्यूक्लियस, साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ या डायरेक्टली हुआ? ये बच्चे डायरेक्टली बोल रहे हैं, इनवर्सली हुआ, ठीक है। अच्छा अब बताओ स्टिल्लिंग इफेक्ट के कैसे डिपेंड करेगा? स्टिल्लिंग इफेक्ट क्या बताओ? स्टिल्लिंग इफेक्ट जानते हैं आप? स्टिल्लिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चों? वेरी गुड कार्तिक बंसल। देखो स्टिल्लिंग इफेक्ट का मतलब ये था कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले को धक्का दे। अब बच्चों जितना ज्यादा धक्का देगा तो ये दूर जाएगा ना, तो जितना ज्यादा दूर जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा। बोलो कि क्लियर हुआ? तो बोलो क्या लिखो, डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको। बताओ पॉजिटिव चार्ज के क्या होगा? डायरेक्टली या इनवर्सली? पॉजिटिव चार्ज के क्या होगा? साइज क्या होगा? अभी पढ़ाया था बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा अब बताओ नेगेटिव चार्ज के बताओ।
नेगेटिव चार्ज के बताओ, डायरेक्टली होगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बताओ, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के क्या होगा, डायरेक्टली होगा। देखो बच्चों सुनो, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसी में एक ऑर्बिट है ना, इसी में दो ऑर्बिट है, इसी में तीन ऑर्बिट है, तो जितने ज्यादा आप सर्कल बनाओगे तो साइज क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली साइज राइज हो रहा है ना, हो रहा है बच्चों। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना सही है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना सही है, ये क्लियर हुआ सबको, फैक्टर सबको समझ में आ गई, फैक्टर्स क्लियर है, बोलो भाई फैक्टर्स क्लियर है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या बताओ, ये जो चीज समझा रहा हूं उसको समझना बहुत काम आएगी ये। मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कब राइज करेंगे, एक पीरियड के अलॉन्ग या एक ग्रुप के अलॉन्ग, बताओ भैया नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कब राइज करेंगे, ग्रुप के अलॉन्ग। देखो बच्चों सुनो, जैसे मैं लिखता हूँ लिथियम, है ना, ऐसे नहीं अपन, तो बच्चों लिथियम इसका पीरियड आप जानते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन है बच्चों। आप बताओ जब इसमें सेकंड पीरियड है, इसमें ऑर्बिट कितने हुए, दो ही हुए ना, और इसमें अगर ये सेवन है तो इसमें ऑर्बिट कितने होंगे, आपको पूरे काउंट करके सेवन बनाने, बोलो तो बताओ साइज किसका बड़ा होगा, इसमें साइज किसका बड़ा होगा, फ्रेंशियम का साइज बड़ा होगा पक्का। तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि जब अपन एक ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं तो साइज इंक्रीज हुआ, बताओ क्यों हुआ, ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर साइज इंक्रीज हुआ, क्यों हुआ, वेरी गुड, क्योंकि ऑर्बिट नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। ये समझ में आ गया, सबको क्लियर है बच्चों, बोलो। अब देखो इसमें एक चीज बच्चों के दिमाग में आती है कि जब अपन डाउनवर्ड जाते हैं तो जेट इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहता है, तो जेट इफेक्टिव फिर इफेक्ट नहीं कर रहा है इसको, यहाँ पर किसका इफेक्ट ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की, समझ में आ गया बच्चों। अपने जेट इफेक्टिव पढ़ा था, याद है, जेट इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, बोलो जेट इफेक्टिव कांस्टेंट था, तो फिर यहाँ जो चीज वेरिएबल है ना वो डिसाइड करेगी। अब इसको सोचो, देखो जैसे दो बच्चे हैं, है ना, अगर अपन ऐसा बोले कि इन बच्चों के फिजिक्स में नंबर इक्वल है ना, केमिस्ट्री में मार्क्स इक्वल है, ठीक है, बायोलॉजी में इनके डिफर कर रहे हैं, तो डिसाइड कौन करेगा, फिजिक्स करेगा, केमिस्ट्री करेगा या बायोलॉजी करेगा, बोलो बायो करेगा ना। बेटा सिग्मा अगर राइज हो रहा है तो जेट भी तो राइज हो रहा है ना, ओवरऑल तो कांस्टेंट रह रहा है ना जेट इफेक्टिव, ये मैंने एक्सप्लेन किया, देखो जब टॉपिक पढ़ाया था आपको, जब आप डाउनवर्ड जाते हो सिग्मा भी राइज हो रहा था और जेट भी राइज हो रहा था, लेकिन जेट इफेक्टिव तो कांस्टेंट था ना, याद करो 2.2 2.2 2.2 सबका 2.2 आया था ना, कैलकुलेट किया हुआ, चेक कीजिए आप, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ बच्चों, जैसे मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, मेरे पास जैसे ये देखो FClBrI, बताओ इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सबसे बड़ा साइज बताओ किसका होगा, आयोडीन का होगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर मैं इन सबको हाइड्रोजन के साथ जोड़ दूं इस तरह से बॉन्ड बना सकता हूं, ये बॉन्ड लाइन सबसे ज्यादा आनी चाहिए क्या, ये बॉन्ड लाइन सबसे ज्यादा आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। देखो जैसे सपोज फ्लोरीन का साइज यही है और ये हाइड्रोजन जोड़ा हमने, और आयोडीन का साइज ये है, तो देखो इन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस अगर लें अपन, तो बोलो कौन सी बॉन्ड लाइन ज्यादा आएगी, ये ज्यादा आएगी, ये ज्यादा आएगी बच्चों, ठीक है। अब बताओ किस बॉन्ड को तोड़ना इजी है, कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा, HF वाला या HI वाला,
HF वाला या HI वाला? अरे यार तुम क्या कर रहे हो, ये करेगा ना, देखो सोचो, ये मार्कर मेरे हाथ में, अगर इसकी लेंथ इतनी बड़ी है ना, मैं इसको आराम से पकड़ के तोड़ सकता हूँ, है ना, ग्रिप कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए मैं इसका एकदम छोटा सा पीस लूं और इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा, टूटेगा नहीं ना, कि ग्रिप ही नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा ना। आप पतंग उड़ाते, तो जब पतंग लेंथ में ज्यादा होगी तो उसके कटने के चांसेस ज्यादा है ना। अरे पतंग लेंथ में अगर ज्यादा चली गई तो कटने के चांसेस ज्यादा है ना। और आप उसको घर घर पे उड़ाते रहो, कटेगी क्या? कटेगी क्या? नहीं कटेगी। समझ में आ गया? बॉन्ड जितना बड़ा होगा उसको तोड़ना उतना इजी होगा। तो बताओ कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा? कौन सा करेगा आप तो बताओ? HI वाला करेगा। तो बताओ जल्दी से H कौन देगा? जल्दी से H कौन देगा? HI देगा। तो बताओ मैक्सिमम एसिडिक कौन हुआ फिर? मैक्सिमम एसिडिक कौन हुआ? लक्ष्य बिश्नोई बता भाई, लक्ष्य बिश्नोई। HI हुआ भाई, जल्दी H ही दे रहे हैं ना। देखो ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब बताओ, ये बताओ फिर आप, ये देखो मैंने लिया यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। बताओ क्या ये एक ग्रुप के मेंबर है क्या? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम है। डाउनवर्ड जाने पर क्या होगा? डाउनवर्ड जाने पे बॉन्ड लेंथ राइज करेगी क्या? बॉन्ड लेंथ अगर राइज करेगी तो कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा? बोलो कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा? ये वाला होगा। तो बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी आएगी? की आ जाएगी। तो सही लिखा मैंने। बोलो क्लियर है? चलिए ये बताइए, अगर मैं ऐसा बोलूं, अब बताओ इसमें मैक्सिमम एसिडिक कौन होगा? इसमें मैक्सिमम एसिडिक कौन होगा? आ गया समझ में? बहुत सिंपल सी बात है। आपने क्या देखा कि डाउनवर्ड जाने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स राइज, बॉन्ड लेंथ बढ़े, बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी होगी तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। बस सबको क्लियर है? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या बच्चों? देखो इन कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड्स। सब में H जोड़ा है ना, देखो ये देखा हाइड्रोजन, इधर मैंने हाइड्रोजन जोड़ा, इधर ही मैंने हाइड्रोजन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ डाउनवर्ड जाने पर बोलो क्या हो गई? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होगी। चलो अब एक चीज आप बताओ मेरे को, ये अपन ने पढ़ा एसिडिक स्ट्रेंथ की बात। अब बताओ मुझे, मैं बात करता हूं बेसिक स्ट्रेंथ की। आप बताइए मुझे, ये मान लो ये मेटल है और ये OH बॉन्ड है। ये मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बताइए कौन से मेटल हाइड्रोक्साइड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी? फर्स्ट वन या लास्ट वन? लास्ट वन की होगी। कौन सा बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक होगा? बताओ भैया, कौन सा बॉन्ड? लास्ट वाला। तो सबसे इजीली OH कौन देगा? सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे ज्यादा बेसिक बताओ कौन होगा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा बेसिक लास्ट वाला होगा। सबसे इजीली OH कौन दे रहा है? अरे बेटा ये दे रहा है, लिथियम कहां से दे रहा है? गलत मत बोलो। डाउनवर्ड जाने पे क्या हुआ बच्चों? साइज बढ़ा, तो बॉन्ड लेंथ राइज की। ठीक है, बॉन्ड लेंथ अगर राइज की तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हुआ, बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ राइज कर दी। ठीक है, चलिए आप बताइए।
अब बताओ इसमें मैक्सिमम बेसिक कौन होगा, कौन बताएगा? हाँ वेरी गुड, एकदम आसान आसान सी बातें चल रही है। डाउनवर्ड होगा। एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखो कि धागा जितना बड़ा होगा उसको तोड़ना इजी होगा। आप एक बड़े धागे को पकड़ो और एक छोटे धागे को पकड़ो, तो किसको मारना इजी होगा, किसको अपन आराम से तोड़ सकते हैं? बोलो, बड़े धागे को। बस ये फंडा लगाना आपका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में। सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज सुनो बच्चों, बताओ देखिए, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, मेरे पास एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है। आप मुझे बताओ इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डाउनवर्ड जाने पर इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि डाउनवर्ड जाने पर साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? बोलो। अब एक बात सुनो, देखो ये तो बॉन्ड लेंथ है, एक होती है बच्चों बॉन्ड एनर्जी। ये क्या होती है? देखो इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो हम कितनी एनर्जी दें कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए? समझ में आ गया? इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हो, ठीक है ना, उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो अब देखो इनकी बॉन्ड एनर्जी की मैं एक बार डाटा लिखता हूं, फिर समझने की कोशिश करते हैं अपन। 158 किलो जूल पर मोल। ये लर्न नहीं करने, जस्ट एक बार एक्सप्लेन करने के लिए लिखे मैंने, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ कि बॉन्ड ये सबसे छोटा था, इसकी एनर्जी तो सबसे ज्यादा आनी चाहिए थी ना, ये तो कम आ रही है, चेक करो। ये पॉइंट ढंग से समझना बच्चों, है ना? देखो कम आ रही है, क्लोरीन से तो बहुत ही कम आ रही है। इसका रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो समझना इसको ढंग से, ध्यान से समझना बच्चों ये पॉइंट। देखो बच्चों बताओ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो। 9 हो गए, ठीक है। अच्छा बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में 2 एंड सेकंड में 7 हो गए, बोलो 7 हो गए। अब देखो एक बात सुनो ढंग से, फ्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस ऑर्बिटल में, इधर भी फ्लोरीन के पास 7 है बच्चों। ये डॉट बनाई, सबको समझ में आ गई? 7 इसके डॉट है और 7 इसके डॉट बनाई, ठीक है। इनके बीच में ये क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया, बन गया बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया बच्चों। अब देखो सुनो, साइज जितना छोटा होगा ये एटम क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे या दूर दूर रहेंगे? बताओ, साइज जितना छोटा होगा ये एटम क्या रहेंगे, एक दूसरे के काफी क्लोज रहेंगे। तो जितने ज्यादा क्लोज रहेंगे, बताओ यहां पर क्या होगा, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बोलो ज्यादा होगा या कम होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। अब इसका मतलब ऐसे सोचो, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं ना, रिपल्शन मतलब एक तरह से लड़ाई होगी। तो जब दो भाई भाई आपस में वैसे ही लड़ रहे हैं, तो उसको तोड़ना हमारे लिए, अरे तोड़ना क्या हो जाएगा हमारे लिए, इजी हो जाएगा ना? समझ में आ गया? ये दोनों भाई भाई लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इनमें रिपल्शन वैसे ही हो रहा है, तो ये वैसे अलग होना चाह रहे हैं, तो इसको तोड़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये बात समझ में आई? बोलो। वापिस सुनो, देखो बॉन्ड लेंथ डाउनवर्ड जाने पर राइज हुई, तो बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आती बच्चों। रीजन है सेकंड पीरियड वालों का साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने ज्यादा क्लोज आ जाते हैं कि इनमें रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये अपने आप ही टूटना चाह रहे हैं। अरे समझ में आया क्या मामला? बोलो, समझ में आ गई बात? तो अब देखो, अगर आप इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये बच्चों लर्न कर लेना, क्योंकि ये नीट में कोई कितनी बार आ गया। देखो सबसे ज्यादा Cl2 की और सबसे कम
आयोडीन की। एक बात बताओ, देखो फ्लोरीन और आयोडीन इनकी बॉन्ड एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चेक करो। देखो 158 और 152 कितना, सिर्फ 6 का डिफरेंस आ रहा है ना, अरे सिर्फ 6 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो केमिस्ट्री में अगर डिफरेंस बच्चों 10 यूनिट तक आए ना, केमिस्ट्री में अगर डिफरेंस 10 यूनिट तक आए तो हम उसको ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर लैंग्वेज में आपसे ऐसा पूछा जाए कि ऐसे कौन से दो हेलोजन हैं जिनकी बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है, बताओ कौन से दो ऐसे हेलोजन हैं? फ्लोरीन एंड आयोडीन। ये समझ में आ गया? ये बच्चों समझ में आएगा? अरे फ्लोरीन की कम क्यों, ही समझ में आएगा? तो अब मुझे एक बात बताओ, फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड। एंड क्लोरीन थर्ड। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सिंगल बॉन्ड के लिए थर्ड पीरियड एलिमेंट की बॉन्ड एनर्जी सेकेंड पीरियड से ज्यादा है। देख लो क्लोरीन की ज्यादा है ना, क्लोरीन की ज्यादा है ना बच्चों। देखो मैं यहां लिखता हूं वापिस, जैसे मैंने ये लिखा NNPP। देखिए जैसे क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है, वैसे के वैसे सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा, ठीक इसी तरह से पीपी बॉन्ड की एनएन बॉन्ड से ज्यादा। क्या ये सबको समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? देखो बच्चों, ये सारे सेकंड पीरियड के हैं, है ना, और ये थर्ड पीरियड के। सेकंड पीरियड वालों का साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो साइज जितना छोटा होगा बच्चों, ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे, और जितने ज्यादा पास पास आएंगे उनमें रिपल्शन क्या करेगा? राइज करेगा। रिपल्शन राइज करेगा, रिपल्शन राइज करेगा तो वो वैसे टूटना चाह रहे हैं, वैसे टूटना चाह रहे हैं। बोलो क्लियर है ये बात? क्लियर ये बात? अच्छा एक बात बताओ, NnOO और FF इस सिंगल बॉन्ड के अंदर किस में रिपल्शन मैक्सिमम है? बताओ भैया, इनमें इसमें किस में रिपल्शन मैक्सिमम है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। बोलो फ्लोरीन, फ्लोरीन में ना बच्चों। रीजन देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, चेक करो। देखो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, देखो कितने हैं आपके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो लड़ाई ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में देखो 4 और 4, और नाइट्रोजन के केस में 2 और 2। तो जितने ज्यादा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा लड़ाई है ना। अरे लड़ाई उतनी ज्यादा है। समझ में आ गया? आप इतना पढ़ लेना, बाकी अपन कर लेते हैं बच्चों।